नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और मेरे साथ हैं शादाब। नमस्कार। आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आखिरकार ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है एक रूप लेता हुआ दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को फोन किया है और फोन करने के बाद स्थिति जो है वो एक तरह से इंडिया गठबंधन जो है साथ आने के लिए एकजुट होता दिख रहा है। आपको बता दूं महाराष्ट्र में शरद पवार भी हैं, उनकी लगातार यही कोशिश है कि किस ढंग से इंडिया गठबंधन यहाँ पर यानी अघाड़ी वहाँ पहले से मौजूद है। विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने सरकार भी बनाई थी, बाद में उद्धव की सरकार वो गिर गई, इसलिए सबकी उम्मीद है कि अघाड़ी वहाँ पर एनडीए के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगा। तो बाबा बिल्कुल इस बात जानकारी दे दें कि जो राहुल गांधी ने डेडलॉक को खत्म किया। राहुल गांधी ने कल उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि ये बातचीत तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा चली और उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा कि जो ये जो मौजूदा वक्त है इसमें अगर हम साथ मिलकर नहीं लड़े तो भारी नुकसान हो सकता है। उसके बाद उद्धव ठाकरे भी मान गए। लेकिन देखिए मोटे तौर पे जो महाराष्ट्र की जो 3 सीटें हैं उनमें लेकर विवाद चल रहा है, मुंबई की सीटों को लेकर। और कहा यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में एक ज्वाइंट मीटिंग होगी अघाड़ी की, जिसमें कांग्रेस होगी, एनसीपी होगी और जो दूसरे सहयोगी दल होंगे वो मौजूद रहेंगे और उसमें जो है उन सीटों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्दी वो बैठक होने वाली है। तो बाबा एक बार राजनीतिक समीकरण बताइए कि क्या राजनीतिक समीकरण मेरे पास नंबर है महाराष्ट्र का। मेरे पास नंबर है और आपको जो आंकड़े के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जो चर्चा अभी चल रही है महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं और 48 सीटों पर जो दावा किया जा रहा है वो जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो 19 से 21 सीटें चाहती है, कांग्रेस 13 से 15 सीटें चाहती है और एनसीपी 10 से 11 सीटें चाहती है। इसमें कुछ और दलों को शामिल करने की बात हो रही है, जैसे राजू शेट्टी की पार्टी है या फिर प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी है। लेकिन अब जो चर्चा के मुताबिक जो है जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें यह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो करीब 19 सीटों पे लड़ेगी, कांग्रेस 13 सीटों पे लड़ेगी, एनसीपी 10 सीटों पे लड़ेगी, प्रकाश अम्बेडकर और राजू शेट्टी उनको एक एक सीट दी जाएगी। 4 सीट अभी भी बच रहे हैं। ये आंकड़े थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, जिन पे चर्चा होनी बाकी है। कई जगह कहा जा रहा है कि 6 सीटें हैं जिस पे चर्चा होनी है, कई जगह 8 सीटों तो बाबा जो बात कही जा रही है। जो पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसके नंबर्स भी बता देते हैं। देखिए जो पिछला लोकसभा चुनाव था उस वक्त जो है एनसीपी एकजुट थी, जो अजीत पवार का गुट है वो अलग नहीं हुआ था और साथ ही शिवसेना भी एकजुट थी और जो शिंदे का गुट है वो अलग नहीं हुआ था। तो पिछले अगर लोकसभा चुनाव के समीकरण पर नजर डालें तो उस वक्त भाजपा ने 23 सीटें जीती थी, शिवसेना एकजुट थी, 18 सीटें शिवसेना को मिली थी, वो नंबर 2 की पार्टी थी। कांग्रेस के हाथ सिर्फ 1 सीट आई थी, बेहद कमजोर प्रदर्शन रहा था। एनसीपी को 4 सीट मिली थी और जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उनका एक प्रत्याशी जीता था इम्तियाज जलील, जो कि मौजूदा समय में औरंगाबाद से सांसद हैं। बाबा एक बार वोट परसेंटेज भी बता देते हैं कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें भाजपा को 27.8% वोट मिला था, शिवसेना को 23.5% वोट मिला था, कांग्रेस को 16.4% वोट मिला था, एनसीपी को 15.7% वोट मिला था और एमआईएम को 1% से कम वोट मिला था। तो बहुत साफ है कि इस बार जो लोकसभा का जो चुनाव है उसमें समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। पिछली बार बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था जिसके तहत उन्होंने मैक्सिमम सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन अब चूंकि दो फाड़ हो गई है, एनसीपी भी दो फाड़ हो चुकी है, शिवसेना भी दो फाड़ हो चुकी है, तो लिहाजा जो है अब जो है दोनों ही दल अब शिवसेना महाअघाड़ी में आ गई है, वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ बातचीत कर रही है। वही जो अजीत पवार का गुट है वो बीजेपी के साथ चला गया है, जो शिंदे गुट के साथ चला गया है। तो महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण बिगड़ गया है। तो बाबा अब जो नई परिस्थिति है उसमें क्या होगा ये बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का 27.8% जो वोट है वो इंटैक्ट है। जो शिवसेना का करीब 23% वोट था ना, उसमें जो है बराबरी की सेंध लगेगी और कांग्रेस का वोट इंटैक्ट है। और उसके बाद आगे एनसीपी का जो वोट परसेंट है वो करीब 10 जो है 15 के आसपास है, तो उसमें भी दो पार हो गया है। तो इसको लेकर के एक जो है वो दिक्कत आ गई। और बाकी मैं सीटों वाइज आंकड़ा आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, जो कि कांग्रेस जो है वो नागपुर सीट चाहती है, गोंदिया भंडारा गोंदिया की जो सीट है वो कांग्रेस या एनसीपी उनके पास जाएगा। वर्धा की सीट कांग्रेस चाहती है, चंद्रपुर की सीट कांग्रेस चाहती है, गढ़चिरौली की सीट कांग्रेस चाहती है, अमरावती पर कांग्रेस और एनसीपी दोनों का दावा है। यवतमाल वाशिम की जो सीट है शिवसेना उद्धव चाहती है। अकोला की सीट जो है वो वंचित बहुजन अघाड़ी यानी प्रकाश अम्बेडकर को देने की बात है। बुल्डाना की सीट शिवसेना चाहती है, रामटेक की सीट शिवसेना चाहती है, हिंगोली की सीट पर एनसीपी और शिवसेना दोनों
जो है वो उनकी कोशिश है कि मिले। नांदेड़ की सीट कांग्रेस लेंगे और नांदेड़ पे आप याद आया कि नांदेड़ पर इधर जो आप देखिए, आपको पूरा बताते हैं, लातूर की सीट कांग्रेस, धाराशिव की सीट शिवसेना, संभाजी शिवसेना, बीड की सीट एनसीपी, परभणी की सीट शिवसेना, इसी तरह जो है अलग अलग सीटों का पूरे लिस्ट है हमारे पास। लेकिन चूंकि अघाड़ी को साथ आने की जरूरत इसलिए है कि बीजेपी ने भी पूरी तैयारी की है। बीजेपी को लगता है कि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कि एक मोर्चा है इंडिया गठबंधन का, जहाँ पे अघाड़ी पहले से, और अघाड़ी सत्ता में भी थी जब उद्धव चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ पर बीजेपी ने भी जो अशोक चौहान को तोड़ा है और उनको राज्यसभा दी है। नांदेड़ से एक और नेता को बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा दी है। मिलिंद देवरा जो है एनसीपी में एनसीपी में आ गए हैं, शिवसेना शिंदे गुट में चले गए हैं, राज्यसभा भी मिल गई उनको। तो इन सब को लेकर के बाबा सिद्दीकी ने रिजाइन किया है, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक के बड़े नेता थे, उनके बेटे जीशान सिद्दीकी एमएलए थे, वो एनसीपी के अजीत पवार गुट के साथ चले गए। तो जैसा कि अभी बाबा बता रहे थे कि वहां पे भारी उलटफेर हुआ है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने अपनी सीट बदली है और वो अलग अलग जगहों पे रिलोकेट हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि सीट वाइज जो है काफी विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि कह सकते हैं कि जो दो फाड़ हुआ है, जिस तरीके से एनसीपी दो फाड़ हुई है, शिवसेना दो फाड़ हुई है, कांग्रेस में जो दल बदल हुआ है, उसके बाद जो महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण है वो पूरी तरीके से उलट पुलट हो गए हैं और हर नेता अपने लोकसभा चुनाव के अपनी सीट के हिसाब से वो अब पार्टियां बदल रहा है और पार्टी से निगोशिएट कर रहा है। दिक्कत यहाँ पे ये है कि केवल जो वहाँ पर अघाड़ी की बात करें तो केवल शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के बीच ही मतभेद नहीं है। ये अपने मतभेद को आपस में सुलझाने की लगातार कोशिश में है और साथ में प्रकाश अम्बेडकर भी है, राजू शेट्टी भी है। मतभेद दूसरी तरफ भी है। वहां पे दिक्कत ये है कि बीजेपी जो है वो शिवसेना जो जिन सीटों पे शिंदे गुट की शिवसेना अपना क्लेम कर रही है, वहां पर बीजेपी जो है अपना उम्मीदवार भी उतारना चाहती है। तो दूसरे गठबंधन में भी उतनी ही दिक्कत है जितना कि अघाड़ी की जो है कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के साथ दिक्कत है। इसलिए ये मुकाबला काफी दिलचस्प है। यहाँ पर जो गुट जो है, जो गठबंधन जो है अपने सभी दलों के साथ सामंजस्य बैठा लेगा, जो जितनी जल्दी सीटों को फाइनल करेगा, जो जितनी जल्दी कैंडिडेट घोषित करेगा, वो उसको एक स्टेप आगे रहेगा। तो बाबा एक शरद पवार के बारे में बता दिया जाए कि देखिए, शरद पवार के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। उनके राजनीतिक जीवन का आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव अंतिम चुनाव होगा ये, अंतिम चुनाव। इसके बाद एक विधानसभा भी है अक्टूबर में, जहाँ पे तय होगा कि उनकी कितनी और उनका जो अपना गढ़ है बारामती, जहां से उनकी बेटी सांसद हैं, वहां पे उनको तगड़ी चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। अजीत पवार ने यह संकेत दिया है कि वो अपनी पत्नी को वहां से लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे। तो शरद पवार के घर में सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है और जिस तरीके से परिवार में बिखराव हुआ है, शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो राजनीतिक तलखी है वो इस तरीके से व्यक्तिगत तलखी में बदल जाएगी और जो शरद पवार का पूरा परिवार है वो एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहा है। तो ये एक महाराष्ट्र में जो एनसीपी की पॉलिटिक्स है, उसमें जो शरद पवार के घर के अंदर की जो राजनीति है, उसने काफी लोगों को चौंकाया है और सबकी निगाहें लगी हुई है कि आखिरकार शरद पवार, जो कि माना जाता है कि वो ट्रम्प कार्ड चलते हैं और राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो कैसे अपने भतीजे अजीत पवार को चित करते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई। शरद पवार की अभी पहली प्राथमिकता ये होगी कि बारामती से सुप्रिया सुले को कैसे जितवाया जाए, क्योंकि अजीत पवार ने कहा है कि उनकी वाइफ वहां से खड़ी हुई थी। ये बारामती की सीट अभी तक पवार खानदान में रही है, लेकिन अजीत पवार के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है ना ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं। पकड़ जो है उनकी कार्यकर्ताओं के बीच में अधिक है, इसलिए एक नर्वसनेस जो है पवार खेमे में दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि शरद पवार के पार्टी का नया नाम दिया गया, एक नया सिंबल दिया गया, जो घड़ी है राष्ट्रवादी कांग्रेस का, वो जो है वो अब अजीत पवार के पास है। नाम भी अजीत पवार तुरही मिला है उनको, जो कि बहुत एक ट्रेडिशनल जो है मराठा का सिंबल, वाद्य यंत्र आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही पॉपुलर है। तो ये जो नया सिंबल मिला है, जरूर ये शरद पवार के लिए कोई उतना मुश्किल नहीं होगा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए एक ये सिंबल ऐसा है कि जो घर घर में लोग जानते हैं, इस सिंबल को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी उनको दर्शकों को, जो जनता है, उसको बताना पड़ेगा कि ये हमारा नया चुनाव चिन्ह है। और जो खासतौर पे जो गांव देहात का वोटर है, जो कि उतना पढ़ा लिखा नहीं है, जो शरद पवार को या एनसीपी को घड़ी से एसोसिएट करता है, उसको अपना एक नया सिंबल उन तक पहुंचाना भी बाबा एक चुनौती शरद पवार और उनकी पार्टी के लिए हो सकती है। देखिए, चुनौतियां तो काफी है। चुनौतियां कांग्रेस में भी है। नाना पटोले के कार्यशैली को लेकर के भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ है। कहा गया है कि जो लोग गए हैं और कई लोग छोड़ने की तैयारी है,
ये भी कहा जा रहा है। महाराष्ट्र के बारे में आपको ये बता दूं कि ये जो दो तरफा जो पार्टियां टूटी है, उससे ये हुआ कि जो अलग अलग पाले में पार्टियां गई हैं, उससे जो है जो नेता उम्मीद लगाए हुए थे कि अमुक सीट से हम लड़ेंगे, वो सीटें जो है वो अदला बदली हो गई हैं। जहाँ से अब मिलिंद देवरा लड़ते थे, वो सीट जो है वो शिवसेना के पाले में चली गई, तो वो कैसे लड़ेंगे। जो सीट संजय निरुपम की है, वहां पर उद्धव गुट का सांसद जीता हुआ, वो उस सीट पर कैसे लड़ेंगे। ट्रेडिशनली शिवसेना के खिलाफ कांग्रेस लड़ती रही है। तो इन सब चीजों के वजह से आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन करना उतना आसान नहीं है, टेढ़ी खीर है, क्योंकि हर सीट पर कोई ना कोई पेच फंसा हुआ, कोई ना कोई कार्यकर्ता, चाहे वो दूसरी पार्टी का, कांग्रेस का हो चाहे शिवसेना का हो, जहाँ पे कांग्रेस क्लेम कर रही है वहाँ पे शिवसेना का कार्यकर्ता वो भी क्लेम कर रहा है। एनसीपी भी कई जगह जहाँ कांग्रेस क्लेम कर रही है, वहाँ जो एनसीपी भी क्लेम कर रही है, वहाँ पर कांग्रेस भी क्लेम कर रही है। इसलिए बात जो है वो 23 सीटों से शुरू हुई थी शिवसेना की, 19 सीटों पर बात जो है अभी तक आई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और यही स्थिति जो है वो दूसरे खेमे एनडीए में भी है, वहाँ पे जो है बीजेपी ज्यादा सीटें क्लेम करना चाहती है। उनको लगता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की जो दो फाड़ हुई है, तो शिवसेना की शक्ति कम हुई है, तो उनको कम सीट दिया जाए। अब दिक्कत यह है कि वहाँ पे शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो अपनी अधिक सीटें चाहेंगे या प्रमुख सीटें चाहेंगे। तो दोनों गठबंधनों में एक दिक्कत है, और उस दिक्कत से निपटना ही दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के लिए बिल्कुल। और तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चुनौती है, खासतौर पे जो उनके विरोधी रहे हैं अजीत पवार, वो बीजेपी से उन्होंने हाथ मिला लिया है। और जो शिवसेना जो उनके समर्थक रही है, उसमें जो तोड़फोड़ हुई है वो आए हैं। और उसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, वो शामिल हुए हैं, बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक समीकरण है महाराष्ट्र का वो बेहद उलझा हुआ है। और बीजेपी और शिवसेना के लिए भी आसान नहीं होगा कि वो अपनी सीटों का बंटवारा कर पाए, क्योंकि वहां भी हर सीट पर कई दावेदार हैं जो कि अलग अलग पार्टी से लड़े हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो एक एक सीट का चुनाव है, आपको उसको एक एक सीट के नजरिए से देखना पड़ेगा। और खासतौर पर बाबा मुंबई का एक बार बता दीजिए कि मुंबई जो कि बॉलीवुड और माया नगरी माना जाता है, और जो देश का सबसे बड़ा महानगर है, वहां क्या राजनीतिक समीकरण आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, मुंबई की जो सभी सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, और मुंबई की सीटों को लेकर के जो आंकड़े हैं वो उसको लेकर के काफी झगड़ा होना जो है लाजमी है। जैसे आपको उद्धव ठाकरे के कुल 18 सीट लड़ना चाहते हैं, जिनमें 4 सीट मुंबई की है, जिसमें कि मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल है। तो अब जो है, और कांग्रेस की माने तो वो 6 में से लोकसभा की 3 सीटें लड़ना चाहती है, मुंबई साउथ, सेंट्रल मुंबई नॉर्थ, सेंट्रल मुंबई नॉर्थ वेस्ट। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात है एनसीपी का जो है ना, मुंबई में उतना दबदबा नहीं है, वो उतना क्लेम नहीं कर रही है। तो दिक्कत जो है शिवसेना और जो है कांग्रेस के बीच में। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, जो हम जो बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बात जो है करीब करीब बन गई है। उसकी वजह यह है, जैसा आपने बताया कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को फोन किया, करीब आधे घंटे बात हुई है। 48 में से करीब करीब 40 सीटें जो है शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी और बाकी जो एक आध घटक दल है उन फाइनल कर लिया है। शरद पवार की कोशिश है, वो चाहते हैं कि ये उनका आखिरी लोकसभा चुनाव हो तो वो कुछ इम्पैक्ट करें, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ मराठा, और पवार की वजह से संभव हो पाएगा गठबंधन। और सबसे अंत में हम ये कह रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी भी इस गठबंधन का। अब देखिए, अब सबकी एक निगाहें और लगी हुई है कि क्या असद ओवैसी, जो कि जिनके एक सांसद है, क्या वो इस गठबंधन में आएंगे? इस पर अभी कोई नेता खुलकर नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो एक लोकसभा चुनाव वहां जीत चुके हैं। जो खासतौर पर जो मुस्लिम पॉकेट है महाराष्ट्र में मुंबई की, औरंगाबाद और अगल लातूर और अगल बगल के जो जिले हैं, वहां पे उनका आधार माना जाता है। लेकिन उनको कोई हाथ लगाना नहीं चाहता। उनको लगता है कि अगर ओवैसी के साथ आए तो भाजपा एक बड़ा मुद्दा बना सकती है, और जो मुस्लिम वोट के चक्कर में जो बाकी वोट है वो बिगड़ सकते हैं। इसलिए पिछली बार उनका जो अलायंस था वो प्रकाश अंबेडकर राजू के साथ था, लेकिन इस बार वो इस गठबंधन से बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, वो बेहद रोमांचक दौर में पहुंच गई है। और जो सीटों का जो बंटवारा है वो माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और सभी सीटों का जो अनाउंसमेंट है कि कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, इसकी घोषणा हो जाएगी। तो हम अंत में यही कहना चाह रहे हैं कि पहले जो है आप देखें तो बिहार में एक इंडिया गठबंधन का मामला सेट है, वहाँ भी अभी सीटों कौन सीट होगी ये होना बाकी है। यूपी में सेट हो गया, दिल्ली में करीब फाइनल हो गया, टीएमसी से बात चल रही है, टीएमसी से 5 सीटों की, उसमें भी एक अलग वीडियो
हम लोग करेंगे और दिल्ली पर जो फाइनल हुआ है उसमें उसकी भी हम आपको जानकारी तो जो देंगे। इंडिया फिलहाल गठबंधन बाबा बिखरा बिखरा दिखाई दे रहा था, वो अब ऐसा लगता है कि वो अपने सहयोगियों को साधने में सफल रहा। एक आकार लेता हुआ दिख रहा है और उसकी वजह ये है कि इंडिया में गठबंधन में जो दल है उनको मालूम चल गया है कि इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर हालत बहुत खराब हो जाएगी। शायद यही वजह है कि वो सब एक दूसरे के अहंकार को पीछे रख करके साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल बाबा में मनोरंजन भारती और शादाब को इजाजत दीजिए। नमस्कार।